नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। ये वही आंदोलन है जो शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इसकी प्रासंगिकता यथावत बनी हुई है। तो समझते हैं क्या है पहले इसकी न्यूज़। तो देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, वह पहुंचे हैं युगांडा, और युगांडा वह पहुंचे हैं 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने के लिए। अब भारत आज के समय में कहीं पे मौजूद हो, हम कहीं पे जाएं और हमारी बात ना सुनी जाए, ये कैसे ही पॉसिबल है ना। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता भी तो हम ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने विचार रखा था कि गुटनिरपेक्षता होनी चाहिए, क्योंकि अभी अविकसित है, अभी नए नए गुलामी से निकले हैं, चीज़ें हम लोगों ने नहीं की शुरू। अभी हमारे हित जो है ना, वह इन लोगों से अलग हैं। ये तो लड़ लेंगे आपस में, पर हमारी जनता तो खाने के लिए परेशान है। अब पहले हम उनको खाना खिलाएंगे या फिर युद्ध लड़ेंगे। तो इन्होंने जब ये विचार रखा कि गुटनिरपेक्षता होनी चाहिए, तो उसके बाद तेजी से यह विचार पूरी दुनिया में फैला और बहुत सारे देश जो ना रशिया का समर्थन करना चाहते थे, उस समय सोवियत संघ कहते थे, जो ना अमेरिका का समर्थन करना चाहते थे, वह सब लोग गुटनिरपेक्ष हो गए और बिल्कुल न्यूट्रल होकर के फिर उन्होंने सारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संभाला। अब आज इसका हुआ है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हुई हैं, किन किन विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। वहीं हम यह भी समझेंगे कि आज के दौर में, यानी कि आज हम 2024 में हैं, आज भी क्या 1961 वाला गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, या इतने सालों के अंदर चीज़ें बहुत अधिक बदल गई है और अब गुटनिरपेक्षता की बात नहीं की जानी चाहिए। मामले को पूरा समझेंगे, लेकिन समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न। ये मेंस के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो मेंस के लिए नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह मामला। तो साथ साथ में प्री से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो प्री एग्जाम में भी कुछ प्रश्न पूछे जाए, तो आप मेंस में पढ़ेंगे तो प्री में आराम से आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। समझते हैं क्या क्या रहा मामला। तो देखिए, यहाँ पर स्थिति यह हुई है कि अजरबैजान जो था वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो इनका पूरा समूह है उसकी अध्यक्षता कर रहा था। अब 2027 तक युगांडा के पास रहेगी अध्यक्षता और गुटनिरपेक्षता का पूरा मामला वही संभालेगा। यह जो पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ है, यह हुआ था युगांडा की राजधानी कंपाला में 19 से 20 जनवरी को। इसकी जो थीम रखी गई थी, यह थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। यानी कि मुख्य बात वही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बना रहे, वैश्विक सहयोग बना रहे, वैश्विक सहयोग के माध्यम से हम लोग वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित करें और बस सभी देश इसी प्रकार से मिलजुल करके आगे बढ़ते रहे, यही हम चाहते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा कोई भी सम्मेलन होता है, ऐसी कोई भी बातचीत होती है, तो इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा की जाती है। जैसे कि अगर आज के समय की हम लोग स्थिति समझे, तो आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अमूमन चर्चाओं में रहती है और जिनसे देश परेशान है, वह क्या है? वह है वैश्विक संघर्ष। आप सभी को पता है कि 3 अलग अलग मोर्चों पर संघर्ष चल रहा है। पहला मोर्चा रशिया यूक्रेन का है, काफी लंबा अरसा हो गया, अभी तक यथावत है। अब यहाँ पर ये लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें किसी को भी समर्थन नहीं देना है। जो गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई है, इसका अर्थ ना तो किसी को समर्थन देना है, ना ही किसी का विरोध करना है। इनका अर्थ ये है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, अपना करते रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इन सभी चीजों से परे हैं, दूर हैं। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति रही। रशिया यूक्रेन वॉर जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मोदी जी ने खुद बात रखी, लोगों को समझाया दिस इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ वॉर, लेकिन उस सबके बावजूद कोई खास परिणाम निकल के नहीं आया। पर ये लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग खास प्रतिक्रिया नहीं देते। हम कहते हैं कि ठीक है, मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो भाई हमसे दूर दूर रहो, हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। चाहे रशिया हमारे लिए खास है, हमारा अजीजा, पर समर्थन युद्ध के मामले में तो उसको भी बिल्कुल नहीं देने वाले। वहीं दूसरी समस्या आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्तीन वॉर की भी चल रही है, वहां भी यही स्थिति है। और दुनिया जो है ना, वह इन युद्धों की वजह से 2 अलग अलग भागों में बढ़ जा रही है। अब जहां जहां बढ़ रही है वहां ठीक है, लेकिन वहां पर एक तीसरी दुनिया भी है जो किसी का समर्थन नहीं कर रही है। अभी बीते दिनों हम लोगों ने देखा कि भाई ईरान ने हमला कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। अब एक ये भी दिक्कत वाली बात है सभी के लिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन्स में संघर्ष हो रहे हैं, और यह जो संघर्ष की स्थिति है, यह इन सभी के लिए खास बिंदु इसलिए है क्योंकि आपको बचना है, आपकी जनता को खाना चाहिए, दवाएं चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपको आर्थिक विकास करना है, आपको ऊर्जा की तरफ सोचना है, आपको चीजों को अभी विकसित करना है। आप युद्ध में नहीं उलझ सकते। इसीलिए ये लोग अपने स्तर पर बातचीत करते हैं और विकास के कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और आपस में देखते हैं कि कैसे कौन कहाँ किस किस से बच सकता है और कौन प्रभावित हो भी रहा है तो किन किन मामलों में प्रभावित हो रहा है, और यदि प्रभावित हो रहा है तो कोई दूसरा जो सहयोगी गुटनिरपेक्ष देश है वह कैसे उसको समर्थन दे सकता है। ये भी इसका खास मामला है। जलवायु परिवर्तन आज के समय में सभी को पता है, कोप लगातार हो रहे हैं, हर वर्ष कॉप की मीटिंग करते हैं, बातचीत होती है, परिणाम खास नहीं आ रहे हैं।
तो यहाँ पर भी वही बातचीत चल रही है कि जलवायु परिवर्तन की तरफ हम लोग भी ध्यान दें। गुट निरपेक्ष हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पर्यावरण या फिर जलवायु के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग को उस तरफ नहीं सोचना। गुट निरपेक्षता के बावजूद यह सभी हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जाए, तापमान को कंट्रोल किया जाए, जितना कम हो सके उतना कम किया जाए, कार्बन उत्सर्जन की तरफ ध्यान दिया जाए और कार्बन न्यूट्रल बनने पर फोकस किया जाए। इस तरफ हम लोग सोच सकते हैं। इसी के साथ हम लोग सोच सकते हैं कि मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए। जिस प्रकार से यह ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, अलग अलग युद्धों की वजह से, ग्लोबल ट्रेड जो चेन है उसको प्रभावित होने की वजह से, सामानों की या वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित कर रहे हैं ये युद्ध, तो उस स्थिति में मुद्रास्फीति जो है वह बढ़ रही है, चीज़ें गड़बड़ हो रही है। तो मुद्रास्फीति से हम लोग कैसे बच सकते हैं और गुट निरपेक्ष देश आपस में कैसे सहयोग करेंगे, कैसे समर्थन करेंगे, जो देशों के सामने विकास की चुनौतियाँ है उससे कैसे निपटा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि चुनौती कितनी भी हो, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी ही विराट क्यों ना हो जाए, यदि सब साथ खड़े हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से भी निजात पा सकते हैं। यह बात यहाँ पर क्लियर है। तो इनका एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है चर्चा का वह यह भी है कि गुट निरपेक्ष सदस्य जो हैं वह एक दूसरे में विश्वास रखें, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और विकास की नीतियों पर चर्चा करें, और विकास की नीतियों पर चर्चा करते हुए आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, उसके विकासात्मक कार्यक्रमों को बढ़ाएं और उसके विकास में मदद करते हुए चलें। यह कैसे पॉसिबल होगा? आपसी सहयोग से पॉसिबल होगा। जितना आप कोऑपरेट करेंगे चीज़ें और अधिक अच्छी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएगी। यह हम यहाँ पर देख समझ पाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण वह विषय थे जिनको इन्होंने जाना, समझा, विचार किए, बातचीत की और आने वाले समय के लिए रणनीतियां तैयार भी इन्होंने कर ली। गुट निरपेक्ष आंदोलन अगर आज के समय में हम देखें तो 120 देशों का एक पूरा मंच बन गया है। ये 120 वो देश हैं जो ना तो रशिया की जो विचारधारा उसका समर्थन करते हैं, ना ही यूक्रेन की विचारधारा का समर्थन करते हैं। ना ही इनको रशिया और यूक्रेन युद्ध से कोई मतलब है, ना ही इनको पैलेस्तीन और इजराइल युद्ध से कोई मतलब है। हालांकि देखो, जब कभी भी आप किसी सभा में, ऐसे कि आप वैश्विक मंच पर हैं, आप ग्लोबल सिचुएशंस को देख रहे हैं, आप समझाएंगे जैसे कि आपका क्या होता है कभी कभी कि मोहल्ले में लड़ाई हो गई, अब आप दोनों में से किसी पक्ष की तरफ नहीं है, लेकिन आप उनको समझाएंगे कि भाई मान जाओ, मत लड़ो, क्या ज़रूरत है लड़ने की। कोई छोटा पक्ष होता है, हम छोटे पक्ष को समझा देते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, बड़े हैं, दो बात कह ली तो मान लो, कोई बात नहीं, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों जवाब दे रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो। यही तो जनरली होता है। तो इसी प्रकार से यह सभी देश जो है भूमिका निभाते हैं ताकि वैश्विक शांति बनी रहे, युद्ध ना हो और कोई बड़ी उथल पुथल ना हो, जिससे हम लोग बच के बस चलते रहें। तो 120 देशों का मंच यह आज के समय में बन गया है और संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इसको हम संगठन मान सकते हैं। एक ऐसा संगठन है जो संगठन तो नहीं है अपने आप में, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा संगठन है, मतलब एक ऐसी विचारधारा है जिसको एक बड़ी संख्या में देशों का समर्थन मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक, अगर इसके देशों की स्थिति हम समझे तो पता लगता है कि एशिया से 39 देश का सदस्य हैं, अफ्रीका से 53 और लैटिन अमेरिका 26। वहीं इसके अलावा 17 इसके अन्य पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन इसमें शामिल है। यह पूरा मामला इसका अभी आज की स्थिति में बना हुआ है। इस प्रकार यह धीरे धीरे विकास कर रहा है, बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है और ग्लोबल जो पीस है उसको मेंटेन करने में भूमिका निभा रहा है। शीत युद्ध के दौरान देखा गया था, मुख्य रूप से सबकी यही चाहत थी कि जो नव विकसित देश हैं उनके हित सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि इनकी आपसी लड़ाई में नव विकसित देशों की जो हित हैं, जो उनकी विकास की गतिविधियां हैं या जो भी चीज़ें होने वाली है वह प्रभावित हो जाए, रुक जाए, बाधित हो जाए। तो इसलिए बच के चलेंगे, वही फायदा रहेगा। कुछ देश थे उस समय भी बेवकूफ़, जिनको लगता था कि अमेरिका शक्तिशाली है, अमेरिका को समर्थन कर देते हैं, या रशिया शक्तिशाली, रशिया को समर्थन कर देते हैं। अब उन्होंने शुरुआत में तो समर्थन कर दिया, पर क्या हुआ कि उथल पुथल के चक्कर में उन्होंने अपने हित भुला दिए और वह इस अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि में ही उलझ करके रह गए थे। इसकी स्थापना का जो मुख्य आधार बना था वह बना था 1955 में संपन्न हुआ वाडुंग सम्मेलन। विचारों को, नीतियों को, बाकी चीज़ों को यहीं डिस्कस किया गया था। बाद में देखते हैं कि जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वह 1961 में संपन्न हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चीज़ें क्लियर है सारी। तो यह बात हुई गुट निरपेक्ष आंदोलन की और जो अभी इनका शिखर सम्मेलन हुआ उसकी। लेकिन एक प्रश्न जो मेंस में हम लोगों ने अमूमन देखा है कि क्या आज के समय में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थिति को अगर हम लोग स्पष्ट शब्दों में समझते हैं तो हमें यहाँ पर यह बात पता लगती है कि गुट निरपेक्ष होने की नीति अपनाई गई थी 1945 में शुरू हुए शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध में हम बचना चाहते थे यूएसएसआर से और यूएसए से। हम ना तो बताते थे कि ना हम समाजवादी हैं, ना ही हम पूंजीवादी हैं, हम दोनों में से कुछ नहीं है और ना ही हम दोनों में से किसी एक का भी समर्थन कर रहे हैं, कोई हमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन क्या होता है कि 1990 में यूएसएसआर जो होता है यह कोलैप्स कर जाता है। जैसे इसका कोलैप्स होता है तो पता लग जाता है कि
यूएस से जो है यह ग्लोबल पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन दूसरी महाशक्ति जो है वह फिर रशिया बन जाती है। यही स्थिति हम लोगों ने देखा। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि जिस प्रकार से अब शीत युद्ध खत्म हो गया है, शीत युद्ध के विरुद्ध ही पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन तैयार हुआ था। अब शीत युद्ध समाप्त तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी समाप्त। ठीक है, मामला यही सारा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि युद्ध खत्म हो गया हो। जो एक बड़ी इनके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जो तनातनी चलती थी, वह कम तो हुई, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दुनिया की जो स्थिति थी वह 1945 वाली तो अब रही ही नहीं। अगर हम 1990 की दुनिया को समझते तो दुनिया अब बदल चुकी थी। 1945 में जो लड़ाइयाँ चल रही थी यूएसएसआर और यूएसए की थी। अब देखो आपने 1990 में दुनिया कितनी बदल जा रही है। 1990 में दुनिया के अलग अलग देशों ने विकास किया। एक महत्वपूर्ण हम लोग बात करते हैं तो वह चाइना की है। चाइना खुद अब एक धीरे धीरे एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, चीज़ों को विकसित कर रहा है और इसी प्रकार से लगातार आगे भी बढ़ रहा है। ग्लोबल डोमिनेंस भी उसका लगातार बढ़ रहा है आज के समय में। अब इनके बीच नहीं है, अब इस समय स्थिति हो गई है अलग। अब अलग अलग जगह अलग अलग देशों को प्रायोरिटी मिली हुई है और अभी भी तनातनी है। कभी अमेरिका चाहता है कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे, मेरे सैंक्शंस को फॉलो करेंगे, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर कर्ज लगा दिए जाएंगे, अगर आप दूसरे देश से व्यवहार करेंगे तो आपकी हम लोग जो भी सहायता कर रहे हैं वह रोक देंगे, फंडिंग रोक देंगे। अभी भी वही स्थिति चल रही है। रशिया की भी वही स्थिति है। जो पसंद है, जिससे दोस्ती आ रही है, लेन देन चल रहा है, बनाए हुए हैं। जो नहीं पसंद, यूक्रेन साथ क्या किया ना, हमला कर दिया उसके ऊपर। चाइना की ये स्थिति भारत से नहीं बन रही, विवाद चलता रहता है लगातार। तो अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हों। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम यह स्थिति भी समझें कि क्या आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, इसको रहना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि मोदी जी जब कभी भी कहीं भी बात करते हैं तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करते हैं, यानी कि ग्लोबल साउथ अप्रोच पर फोकस करते हैं। जैसे कि बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि ब्रिक्स की मेंबरशिप को बढ़ाने की बात भी चल रही थी कि ब्रिक्स की मेंबरशिप बनाएंगे। 6 देशों ने कहा था हम साथ होंगे और जुड़ेंगे। अर्जेंटीना ने बाद में मना कर दिया, लेकिन अभी भी ब्रिक्स के साथ में 5 देश तो जुड़े हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को मेंबरशिप ले ली है। ग्लोबल साउथ की जो अप्रोच है मोदी जी की, वह लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रकार से अलग अलग देश विकसित हो गए हैं, इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ कर चुका है, पर दक्षिण वाला क्षेत्र जो है अभी भी पिछड़ा बना हुआ है, उसके तुलना में वह अभी भी पीछे ही है। और आर्थिक समृद्धि की बात करें, जीडीपी की बात करें, अभी नहीं बढ़ी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के मामले में हम लोग चाहे भले गुटनिरपेक्ष रहें, तीसरी दुनिया बने, लेकिन तीसरी दुनिया या गुटनिरपेक्ष रहते हुए आपस में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दें और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देते हुए हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, चीज़ों को ग्रो करें, ताकि हम लोग जो आज अविकसित या विकासशील के रूप में जाने आते हैं, सब लोग धीरे धीरे विकसित बने। आर्थिक सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज़रूरी है कि समर्थन देंगे तो ही चीज़ें बढ़ पाएंगी। सांस्कृतिक सहयोग भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली जुली है, हर मामले में कॉपरेट हम लोग कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक सहयोग भी किया जा सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लगातार हो रही है। कह रहे हैं कि इसके चार्टर में सुधार करो, इसके परमानेंट मेंबरशिप को बनाओ। और हम लोग देखते हैं कि भारत तो लगातार वकालत करता ही है, कहता है कि मुझे परमानेंट मेंबरशिप दो, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि जापान हो गया, तो यह जो देश है वह भी कहते हैं कि हाँ, हमें भी इस प्रकार से शामिल किया जाना चाहिए, हम भी परमानेंट मेंबर हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका की भी कुछ ऐसी अप्रोच है, वह भी कहता है कि हाँ, स्थिति मेरी भी अच्छी है, आप शामिल कर सकते हैं। पर्यावरणीय सुधार आज के समय में बहुत अधिक मांग कर रहे हैं कि चीज़ों को समझो, जानो और पर्यावरणीय सुधार करो। पर्यावरणीय सुधार कैसे होंगे? मिलजुल के होंगे। यदि टूट जाओगे तो नहीं कर पाओगे। वैश्विक स्थिति के अनुरूप आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और गुटनिरपेक्ष रहते हुए आप लोग पर्यावरणीय सुधारों पर ध्यान दे सकते हैं। विकासशील देशों को राष्ट्रीय क्षमता प्रदान करना और उनकी सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, यह भी इसके एजेंडों में शामिल है और इस प्रकार से ये लोग चीज़ों को कर सकते हैं। अगर हम लोग दक्षिण दक्षिणी सहयोग के अलावा चीज़ों को समझें तो पता लगता है कि जो राजनीतिक अवधारणा से आर्थिक अवधारणा में विचार बदल रहा है, आप उसको समझें। राजनीति में बहुत अधिक ना उलझें और आर्थिक सहयोग करेंगे तो चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी, विकसित होंगी। वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि 120 देश एक तरफ रह लें और एक तरफ रहते हुए यह चीज़ों को इस प्रकार से बैलेंस करें कि कोई भी देश या कोई भी पक्ष बड़े युद्ध की तरफ ना पड़ जाए। अभी कुछ युद्ध जो है छोटी छोटी स्थितियों में है, पर हम नहीं चाहते कि बड़े युद्ध बने। और बड़े युद्ध कब बनते हैं? जब आप चलते तो अकेले हैं, लेकिन बाद में कारवां बन जाता है। हम लोगों ने दोनों विश्व युद्धों में ये देखा, छोटी झड़प थी, लेकिन छोटी झड़प के बाद क्या हुआ कि कारवां बन गया। धीरे धीरे और देशों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिया, सब लड़ते रहे। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मर गए, जान मान की हानि हुई। कुछ के ऊपर क्या हुआ कि परमाणु बम भी फूट गए। बस आज तक सब परेशान है उस सबसे। तो वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की एक जो विचार है, यह महत्वपूर्ण है आज के समय में भी। और विकासशील देशों को विकसित देशों के रूप में बढ़ाना, चीज़ों को बदलना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिम्मेदारी आज भी इसके कंधों पर है, जिसे यह आज के समय में पूरा कर सकता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप लोग और क्या क्या बातें ऐड करना चाहेंगे, क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं आज के समय में, वर्तमान दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के लिए, यह चीज़ें आप लोग को समझनी जाननी ज़रूरी होगी। और इस प्रश्न को मेंस के लिए ज़रूर तैयार कीजिएगा। जैसे भी आप लोग करना चाहें, नोट्स बनाकर या कहीं पढ़ वगैरह के,
लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि पूछा जाता रहा है पहले भी और आगे भी संभावना इसकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई आपके साथ मैंने साझा कर ली है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, इसलिए बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और लाइक किए बिना नहीं जाना है। अगली वीडियो मुलाकात करेंगे हम लोग कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।